जी, शुरू किया जाए। आज की चर्चा में 3 साथियों को शामिल होना है और बाकी साथी जो वक्ता हैं आते रहेंगे। तब तक हम लोग सुरेश खैरनार जी हैं जो बंगाल से लगातार बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वैसे तो पूरे देश के आदमी हैं, उसकी इनकी तरह पूरे देश तरह घूमते रहने वाले हम लोग बहुत कम लोग हैं। और राष्ट्र सेवा दल से आवाज कट रही मंथन जी। बंगाल में आवाज आ रही है? आवाज कट रही है, आवाज आवाज अब नहीं आ रही, आ नहीं रही है। देखो आवाज कट रही है। स्टेबल दिखा रहा है। आवाज भी कट रही है और आपका चित्र भी फिक्स हो गया है। हमको लग रहा है ना कि हेमंत जी चीजों को थोड़ा सा बढ़ा दें आगे, क्या कि हाँ, उनका आप बड़ा कर करिए दीजिए। कि हमारा नेट गड़बड़ा रहा है थोड़ा सा भी। जी, शुरू कर दीजिए हेमंत जी से। हाँ। अच्छा सुझाव है शेखर, उनसे प्रस्तावना कर दीजिए। हेमंत जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आपकी आवाज आ रही हाँ, ठीक है हेमंत, हाँ, तो आप जो है ना वो मंथन जी कट गए हैं, तो आप थोड़ा कुछ नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा क्यू दे दीजिए सुरेश खन्ना जी को। जी आप कृपया जी आप बंगाल हमको में जो दिख नहीं रहे, आंदोलन, लेकिन ना ठीक है आप, हाँ। ठीक है चलिए। बंगाल चुनाव पर आपसे हम लोग जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि जी क्या वहाँ की स्थिति है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, और अभी देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, खासकर किसान आंदोलन, उसका कोई प्रभाव है या नहीं, और वह बिहार आंदोलन बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, तो उसकी राजनीति क्या है, रणनीति क्या है, वो उसकी कोई आपको समझ होगी, क्योंकि वहाँ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों से आप अवगत रहे हैं। इसलिए कृपया आप इस पर जो है अपने व्याख्यान दे, ताकि हम लोग की कुछ समझ पाए। जी, तो नमस्ते साथियों। वैसे तो मुझे इन तारीखों में बंगाल में ही रहना चाहिए था, लेकिन मेरे स्वास्थ्य के कारण मेरे डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी कि आप न जाए तो बेहतर होगा, तो इस कारण मैं रुक गया हूं। अन्यथा मुझे और कुमार केतकर जो राज्यसभा के सदस्य भी है, हम दोनों मित्रों को बंगाल में रहना था और संभव अगर होता तो आसाम भी जाना था। यहाँ पता नहीं मुझे कब तक इजाजत मिलेगी, लेकिन यहाँ बैठे बैठे रामचरण जी ने जैसे कहा कि मित्रों से तो संपर्क होगा, तो लगातार मित्रों से संपर्क है। कुछ मैसेजेस भी आते रहते हैं रोज, मैं भी कुछ देखते रहता हूँ अलग अलग, और भी जो जरिया है उन सब से। तो मेरे खुद के अभी तक के जीवन में मैं तो 82 से 97 15 साल प्रत्यक्ष बंगाल में रहा हूँ, और 97 के बाद से मैं नागपुर शिफ्ट हो गया हूँ। लेकिन उसके बावजूद बंगाल से मेरा अपना जो भी जीवंत संबंध है मित्रों से, कभी जाता भी रहता हूँ और मित्रों से कम्युनिकेशन भी चलता है। तो वर्तमान चुनाव का जो विषय आज रामचरण जी ने रखा है, उसको अगर देखा जाए तो बहुत समय के बाद में, मतलब एक नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलन के समय में जब सीपीएम और
ममता बनर्जी, ऐसा वो जो चित्र हुआ था उस समय से भी ज्यादा अभी का जो मैं पिक्चर देख रहा हूँ बीजेपी वर्सेस टीएमसी, और टीएमसी ही बोलूंगा क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम मेरे हिसाब से अभी तक तो भी नॉन एंटिटी है। कुछ उनका अपना कहीं और होगा तो पता नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से दृश्य रूप से अगर मैं जो देख पा रहा हूँ तो दो ही लोगों में फाइट दिख रही है, बीजेपी और टीएमसी। हालांकि टीएमसी के काफी लोगों को बीजेपी ने अपने खुद के पाले में कर लिया है और वो काफी महत्वपूर्ण भी लोग थे, जैसे शुभेंदु अधिकारी है, त्रिवेदी जी है। और बीजेपी में जाने वालों में सबसे आश्चर्य की बात है सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस से भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीएमसी की संख्या थोड़ी ज्यादा दिख रही है, लेकिन वर्तमान बीजेपी जो है वो वैसे भी बंगाल में बीजेपी नाम का कोई मतलब मामला था नहीं, क्योंकि मैं जब बंगाल में रहता था उस समय तो 2% से भी कभी ज्यादा मैंने वोट बीजेपी को मिलते हुए देखे नहीं थे। और अभी के लोकसभा चुनाव में 2019 में जब उन्होंने छलांग मारी, एकदम 40% तक पहुंच गए, तो ये सचमुच एक बहुत ही धक्कादायक और एक राजनीतिक रूप से बीजेपी की एक बहुत बड़ी एक तरह से प्रगति भी कह सकते हैं। बीजेपी के हिसाब से, देश के हिसाब से, बंगाल के हिसाब से वो क्या है वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक जो ग्राउंड जो बंगाल का जो दिख रहा है, और उस ग्राउंड में जहाँ पर जनसंघ के संस्थापक का जन्म स्थल है वो बंगाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन उसके बावजूद बंगाल में 48 के बाद में यानी 52 से जो चुनाव का सिलसिला जारी हुआ, उसके बाद से जनसंघ और उसके बाद की भारतीय जनता पार्टी, ये जो नामकरण 80 के बाद से हुआ, इनका कोई जनाधार मैंने बंगाल में अपने खुद के रहते हुए तो नहीं देखा था। बड़ा बाजार नाम का एक क्षेत्र है जो थोड़ा सा मारवाड़ी और व्यापार का क्षेत्र है, पूरे ईस्टर्न इंडिया का वो होलसेल मार्केट है, उसमें जरूर कुछ जनसंघ के पोस्टर देखते थे। लेकिन इन ऑल टोटल बंगाल में सीमा वाला जो बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है, उसमें आरएसएस का प्रभाव था। बीजेपी का भी राजनीतिक दृष्टि से प्रभाव नहीं के बराबर था, लेकिन आरएसएस की गतिविधियां चल रही है, ये मैंने अपने अध्ययन से देखा था। जो सीमावर्ती जो जिले हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, तो उन जिलों में संघ ने काफी लगन से काम किया है, आज भी कर रहे हैं। और आज की तारीख में वर्तमान में बीरभूम, जिसकी सीमा अभी के झारखंड से लगी हुई है, ये आरएसएस का या बीजेपी का एक तरह से एपी सेंटर जैसा बन गया है। क्योंकि बीरभूम में जो भी मेरा अपना संपर्क है, राष्ट्र सेवा दल के काम के कारण कहिए या शांति निकेतन के भी कारण कहिए, तो बीरभूम में बंगाल के अन्य जगहों की तुलना में जो गतिविधियां मैंने कुछ 5-10 सालों के भीतर जो देखी है मैंने, पर्टिकुलरली आरएसएस की, और अब तो बगल के आसनसोल से शायद लोकसभा में उन्हीं का उम्मीदवार है बाबुल सुप्रियो, जिसको उन्होंने विधानसभा के लिए भी उतारा है, और 18 सीट जो लेके आ गए हैं पिछले 2 साल पहले के ही 2019 का इन्हीं दिनों का चुनाव का अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो वो लेकिन एक विलक्षण हैरानी वाला ग्राफ है। और अभी के साल भर 6 महीने के भीतर में जिस ढंग से बीजेपी आक्रामक ढंग से बंगाल में अलग अलग अपने जो भी राजनीतिक हथियार है और अन्य भी सीबीआई, ईडी, आईबी, एनआईए, जो एजेंसीज है सामने वाले, और राज्यपाल, वर्तमान कलकत्ता का जो राजभवन है वो लगभग एक तरह से बीजेपी का कार्यालय जैसा बन गया है। ये मैंने लिखा भी है कि बीजेपी के राज्यपाल अभी राज्यपाल नहीं है, ये भाजपाल है। तो उस हिसाब से बीजेपी ने कई तरह से ताकत लगाकर और एक संकल्प किया है कि हमको हर तरह से बंगाल को जीतना है। लेकिन ममता बनर्जी के फाइटिंग स्पिरिट की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर वो महिला भले कांग्रेस से आई होगी, उनकी शुरुआत
जो जीवन है, सीपी छात्र परिषद नाम का एक लोकल कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन था। यूथ कांग्रेस अपने को मालूम है, एनएसयूआई मालूम है, लेकिन बंगाल में सुब्रतो मुखर्जी नाम के ममता बनर्जी के मेंटर, जो अभी उनकी साथ में मंत्रिमंडल में है, लेकिन वो उनके मेंटर। तो सुब्रतो मुखर्जी ने एक छात्र परिषद नाम का, ये एक्सक्लूसिवली बंगाल एडिशन ऑफ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस था। यूथ कांग्रेस भी था, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बंगाल से ही थे, प्रिय रंजन दास मुंशी, आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन उसके बावजूद सुब्रतो मुखर्जी ने अपने तरह से एक छात्र परिषद सीपी नाम से एक बनाया था, जिसकी ममता बनर्जी प्रोडक्ट है। आज के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये बेसिकली छात्र परिषद, ये सुब्रतो मुखर्जी का बनाया हुआ यूथ संगठन की वो पैदाइश है। और उसके बाद से उन्होंने लोकसभा और उसके बाद से सिंगूर नंदीग्राम के आंदोलन के बाद में वो एकदम सीपीएम की 35 साल की सरकार को गिराकर खुद 2 टर्म से अभी सत्ता में है। और 2 टर्म के सत्ता के पीरियड का भी अगर आकलन किया जाए तो ठीक है, उनके नाम पर शारदा घोटाला, फलाना घोटाला, काफी नाम भी सुन रहे हैं। लेकिन एक सरकार की अगर हम एक तरह से असेसमेंट करेंगे, सरकार का मूल्यांकन करेंगे, तो सरकार में जो भी, जिसको हम लोग जन सरोकार वाली सरकार बोल सकते हैं, जिसको वेलफेयर स्टेट अंग्रेजी में शब्द है, तो उस हिसाब से भी ममता बनर्जी की कुछ योजनाएं हैं। जैसे उनके कन्या महिलाओं को सक्षमीकरण करने की योजना है, वो मैंने जहां तक मेरा अपना आकलन है, वो काफी अच्छे ढंग से, कुछ थोड़ा बहुत उसमें भी घालमेल हुआ होगा, लेकिन इन ऑल टोटल 10-11 करोड़ के बंगाल में कन्या को बलवान करने का, महिलाओं को सक्षमीकरण का कार्यक्रम, उनके नाम पे बैंकों में कुछ पैसे जमा करना, उनको साइकिल देना, उनकी शादी होने के पहले तक की शिक्षा पूरी फ्री, ये योजनाओं में सचमुच मतलब काफी दम है और ये सही रूप से कार्यान्वित हो रही है, ये भी मेरा एक आकलन है। और उसके बावजूद और भी कई तरह की ऐसी, मतलब एक तो उनकी धाक मैंने देखी, बर्धमान ब्लास्ट 2015 में जो हुआ था 2 अक्टूबर को, उसकी इंक्वायरी में मैं, कुमार केतकर, उनकी मिसेस शारदा साठे, हम लोग जब गए थे और उस हिसाब से बर्धमान और उसके परिवेश में हमने देखा, तो पुलिस प्रशासन में जो उनकी धाक देखी, दादा हमारे नाम अपने लिखबेन ना, अन्यथा दीदी आमा के ये करबे वो करबे, तो एक तरह से ममता बनर्जी का जो प्रशासन के ऊपर का जो धाक या उनकी पकड़ जो देखने को मिलती उदाहरण के तौर पे, तो उस हिसाब से पुलिस भी काफी सख्ते में थी, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त और सख्ते में मैंने देखा है। तो अभी के तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी को डैमेज करने का एक बहुत प्लान तरीके से बीजेपी ने जो साल भर से जो जाल बिछाया, और उसमें कुछ हद तक उनको जरूर यश मिला है। काफी महत्वपूर्ण नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में डाल लिया है। लेकिन ममता बनर्जी जिस शिद्दत से उसके प्रतिकार में उतरी है, उसमें की एक ही पीड़ा की बात है कि वो 1 वुमन पार्टी है। उसमें कोई दूसरा और नाम, मतलब भले मैंने सुब्रतो मुखर्जी नाम उनके मेंटर का लिया होगा और आज उनके मंत्रिमंडल में है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का ही नाम राजनीतिक रूप से हम सब लोगों को, बिहार में हो या मैं महाराष्ट्र में या कहीं भी देश भर के लोगों को, कोई दूसरा नाम नहीं पता चल रहा है। जिस ढंग से जयललिता का जलवा था, जिस ढंग से महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का नाम हम कभी सुनते थे, या बिहार में कुछ हद तक लालू प्रसाद जी को भी आप लोग 1 मैन पार्टी का तमगा देते थे, तो इस ढंग से तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी की सबसे बड़ी दिक्कत वो 1 वुमन पार्टी है। और ममता बनर्जी का दमखम, पाँव में थोड़ी चोट आई है उनको, उसके बावजूद भी वो, उनका जो लड़कोपन है, व्हील चेयर में बैठ के जनसभाओं को करते हुए मैं देख रहा हूँ उनको, तो उन सब चीजों से तो मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से फाइट चलेगी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आज पहली बार बंगाल के संदर्भ में मेरे किसी लिखने बोलने में अभिव्यक्त करने वाला हूँ। कास्ट, जिस बंगाल में राजा मोहन राय पैदा हुए, जिस बंगाल में विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सारी महान विभूतियां, सुभाष चंद्र बाबू तक, और एक तरह से ये माना जाता था कि बंगाल में जातिवाद नहीं के बराबर है,
सब कुछ बंगाल में ठीक ठाक चल रहा है। मेरे जैसे अम्बेडकर ज्योतिबा फुले के प्रदेश से जाने वाले आदमी को एक हमेशा एक जैसा स्नीपर डॉग को आदत होती है सूंघने की। तो मैं बंगाल के जातिवाद के बारे में मैं खुद को स्वस्थ नहीं था। मुझे हमेशा गौर किशोर घोष से लेके अमला दत्ता से लेके मेरे मित्र थे जिनके साथ में मैं हमेशा एक खोजबीन करने की कोशिश करता था, मुख्यतः मंडल कमीशन के बाद। क्योंकि मंडल कमीशन का जब ऐलान हुआ बंगाल में, भारत में, तब मैं बंगाल वासी था। और उस समय मंडल कमीशन के खिलाफ में आंदोलन भारत में कोई और लोग कर रहे होंगे, लेकिन बंगाल में सीपीएम कर रहा था। जादवपुर यूनिवर्सिटी के आंदोलन की जगह पर मैंने खुद विजिट की थी। वो बाकायदा सीपीएम के यूनियन के लोग थे। तो जाति के बारे में की जो मेरी एक खुद की जो जुगुप्सा थी, जो उत्सुकता थी, वो 90 के दशक में मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि बंगाल में जातिवाद बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अंदर से था, जो अब नड्डा के बहाने कहिए, बीजे के बहाने कहिए, लोकतंत्र का तकाजा बोलिए, या डॉक्टर राममोहन और लोहिया की भाषा में जो भी आगड़े पिछोड़ों का सिद्धांत उन्होंने रखा था। लेकिन बीजेपी ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है बंगाल की जो जाति वाली बात को उठाने का उनको एक तरह से क्रेडिट जा रहा है। और मुख्यतः नवशूद्र यानी ये जो पूर्व बंगाल से जो आए हुए शरणार्थी लोग हैं, जो लोग बंगाल में अभी कुछ करोड़ के हिसाब से इनकी संख्या हो चुकी है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। एग्जैक्ट आंकड़ा कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन एक करोड़ के भी ऊपर उनका मैं अनुपात है बंगाल में, ऐसा सुनता हूँ। कोई तो 2 करोड़ भी बोलता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कितना है। लेकिन आज की तारीख में जो पिछड़ों की जो बात भारतीय राजनीति में जो शुरू हुई है वीपी सिंह के समय से मुख्य रूप से, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार की राजनीति का तो केंद्र बिंदु लगभग वही रहा है। पहली बार बंगाल के चुनाव में जाति वाली बात का चर्चा, जिसको हम माइक पर से बोलना या स्टेज पर जो चुनाव में जो मुद्दा बनने में एक कारण मैं जाति को भी देख रहा हूं। और मेरे जैसे जातिवाद के खिलाफ वाले आदमी को थोड़ा सुखद अनुभव इसलिए हो रहा है कि बंगाल में जाति बिल्कुल भी नहीं है, बंगाल में हम कुछ ऐसा मानते नहीं वगैरह, ये जो एक भ्रम था उसको टूटने में एक तरह से उनका कनेक्शन लगता है कि वीक हो गया है। जी आप 2019 के पहले की चीजों को जो भी कहेंगे वो सब चीज नलिफाई हो गए ऐसा लगता है। क्योंकि 19 का जो परिणाम है उस परिणाम के पहले की जो कुछ भी कहानी है वो उसका असर नहीं है ऐसा लगता है। इसलिए अब क्या स्थिति है, वही हम कह रहे हैं। ये जो जाति वाला जो मुद्दा जो नड्डा ने छेड़ा है और उन्होंने जो चर्चा शुरू की है कि बंगाल में वो काम करेगा, इन जातियों को नहीं करेगा, मेरा आकलन है करेगा। क्योंकि बंगाल में जाति को लेकर पॉलिटिक्स कभी मैंने होते हुए देखा नहीं है हेमंत जी। लेकिन ये पहली बार जब, और बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जब खुद अपने मुंह से ये चर्चा छेड़ रहे, जिस बीजेपी को हम जातिवादी समझते हैं, उस बीजेपी की तरफ से पिछड़ी राजनीति वाली बात की चर्चा शुरू होना, इसलिए और जिसके लिए इसलिए हम कह रहे हैं कि जरा आशुतोष जी को सुन लिया जाए तो फिर आपको कुछ दूसरी चीजें ठीक है, जरूर है ना। इसलिए ठीक है आशुतोष जी से कहेंगे, क्योंकि वो कोलकाता में ही रहे हैं अभी, भले ही भागलपुर आए हों लेकिन वो भागलपुर आए हैं कोलकाता से ही, इसलिए उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि उनका करंट क्या लहर क्या है, कौन सी चीजें चल रही। ठीक है दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अभी सुरेश जी ने बहुत ही विस्तार से बंगाल की विश्लेषण कर रहे थे। बहुत शब्दों में सुरेश जी का समर्थन करते हुए मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। पहला तो यह कि बीजेपी की जो हवा बनी हुई थी इन दिनों चुनाव की
जब चर्चा शुरू हुई तो बीजेपी की स्थिति अच्छी दिख रही थी, और खास करके हिंदी भाषी जो इलाके हैं और जो सीमावर्ती इलाके हैं, उन इलाकों में बीजेपी की स्थिति अच्छी थी। लेकिन इनके दरअसल बीजेपी की वो संरचना वहाँ नहीं है, सांगठनिक जो संरचना है वह बहुत कमजोर है, इसके कारण वो रख नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है, उस मुस्लिम समुदाय से मेरी कई दो तीन बार बातचीत हुई है, उनके बीच जाने का मौका मिला है, तो वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी को यहाँ किसी भी कीमत पर आगे नहीं लाना है। और जो अभी अब्बास सिद्दीकी का जो मामला है, तो अब्बास सिद्दीकी भी कोई खास फर्क नहीं ला रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी के कारण अब्बास सिद्दीकी को तो इतनी खराब स्थिति है, उनको अपने कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। उनसे कौन खड़ा होगा, इसलिए वो सीट के लिए सीपीएम से उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने कांग्रेस से भी लड़ाई लड़ी, और जितनी सीट उन्हें मिली है वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और लौटा रहे हैं, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। यानी मुस्लिम जगत में भी उसकी कोई पहचान बना अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत लोगों की कमी है। इसके कारण उल्टा यह हुआ है कि सीपीएम की स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी के पुराने जो फाइल्स हैं आर्काइव्स में, जिसमें उन्होंने कुछ अतिरिक्त जो उन्होंने उत्तेजनापूर्ण कुछ जो भाषण दिए थे, उन भाषणों को दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, लोग शेयर कर रहे हैं। इसमें वो बहुत खराब उदंड तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, तो ये सारी बातें आ रही हैं। इसके कारण सीपीएम की स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है, उससे उनको निगेटिव उनका असर हो रहा है। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि टीएमसी से भले ही लोग चले गए हों, लेकिन वो अब लग रहा है कि वे स्वार्थी थे, और शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग बहुत दिन पहले से बीजेपी से वो मिले हुए थे, और उसके कारण ये सारी बातें आ रही हैं। शुभेंदु के खुद के बयान से भी आ रही हैं, उत्साह में कुछ ज्यादा बोल देते हैं शुभेंदु अधिकारी, इसके कारण लग रहा है कि बहुत कई वर्ष पहले से वे बीजेपी के आला नेताओं के साथ टच में थे और इसकी वो बना रहे थे, भूमिका बना रहे थे। तो अब लगने लगा है कि टीएमसी ने इन्हें तंग नहीं किया है, ये दरअसल षड्यंत्र कर रहे थे, वो नहीं पा रहा था, इसलिए वो गए हुए हैं। तो उनकी स्थिति, उनकी छवि भी अब वो ऐसी अच्छी छवि नहीं रह गई है। तीसरी बात यह है कि यह जो अभी जो तत्काल जो बीजेपी की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, कम जो खराब मतलब उनकी स्थिति हो रही है, उसके पीछे कारण है ये बैंकों का जो अभी निजीकरण के बजट में किया और निजीकरण कर रहे हैं। इसके बंगाल में खेतीहर भी सब जगह की स्थिति है कि वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। बंगाल में तो सरकारी नौकरी की ओर सबकी दृष्टि होती है, और बंगाल का जो मध्य वर्ग है, यहाँ तक कि जो कृषक वर्ग भी है, वो किसानी में वो नहीं खोजते हैं, नौकरी में खोजते हैं। और नौकरी, सरकारी नौकरी की जो कमी हो रही है, और बैंकों में निजीकरण, जो सेल टेलीफोन का जो हो रहा है, इसके कारण मतलब बीजेपी की स्थिति भयानक रूप से मतलब खराब हो रही है, भयानक रूप से खराब हो रही है। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा लिया था, जो कि सीपीएम और कांग्रेस नहीं ले पा रहा था, ममता के खिलाफ एक जन रोष है। भ्रष्टाचार का मामला है, मतलब एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो अराजकता की स्थिति है वह है। रोजगार, सच में यहाँ भी रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है। रोजगार देने, राज्य सरकार के पास ऐसे भी बहुत स्कोप होता है, सरकार के पास नहीं है। बजट में साइकिल देना या देना, इससे जो तात्कालिक लाभ पहुंचाने की बात तो जरूर सरकार कर लेती है, लेकिन कोई अस्थायी समाधान ममता बनर्जी के पास भी नहीं है। ये सारी कमी थी और इसी का लाभ बीजेपी उठा रही थी। लेकिन बीजेपी का जो है कि वो लगी है, और यदि थोड़ी देर के लिए वो रुक भी जाती ना, वो उनका उत्साह
नहीं है। वो जो सोचते हैं वो करते जाते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। यह जो एक दुस्साहसिकता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वोट पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। न तो अब पुलवामा की स्थिति है, न चाइना वाला उसमें वो स्थिति है, न 370 काम आएगा, बहुत पुराना हो चुका है। इसलिए कोई राष्ट्रवादी जो एक कृत्रिम जो एक हवा थी, कोई हवा नहीं है। और अभी स्थिति यह है कि बीजेपी बहुत, उसका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। और मेरा अपना आकलन है कि बीजेपी यहाँ सत्ता में आने का सवाल ही नहीं। लेकिन सुरेश जी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि जहां बीजेपी की जो जमीन ही नहीं है वहां वह द्वितीय स्थान पर आएगी बीजेपी। और यह आज भले ही लग रहा है कि ममता बनर्जी जीत जाएगी, लेकिन यहाँ एक जहर धीरे धीरे जहर का जो बीज है वह बो दिया गया है। और इसकी फसल पता नहीं कब वो काट लेगी बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पार्टी, पता नहीं है। क्योंकि मनुष्य की कुछ कमजोरियां होती हैं। यहाँ तरह तरह के भेदभाव कायम किए गए हैं। जैसे कि जो घूटी है और जो बंगाल है, यहाँ का जो पश्चिम बंगाल का जो नेटिव है और जो ईस्ट बंगाल से आए हैं, उसके बीच में फैला तरह तरह से भेद। तो आशुतोष जी फैलाने में कुछ सफल भी हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की है। जी हम लोग सुनते हैं, हम लोग यहाँ से सुन रहे हैं, मैंने बिहार और झारखंड के लोग सुन रहे हैं कि वहाँ दो छवियों के बीच लड़ाई है, ममता और मोदी। ये जो आप सांगठनिक कमजोर हो कुछ भी हो, तो क्या मोदी की छवि स्खलित हुई है क्या? अच्छा, मैं बता रहा हूँ मंथन जी, मोदी की छवि बहुत खराब हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है। मोदी की छवि का कोई असर नहीं है। और अमित शाह जितनी बार आते हैं उतनी ही उतना ही वोट बिगड़ रहा है। और अब यह डर लग रहा है अमित शाह के आने के कारण, और अमित शाह जो अतिरिक्त वो सावधानी बरत रहे हैं, अतिरिक्त जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब यह डर लग रहा है कहीं वो कुछ अवैध तरीका तो इसमें नहीं अपनाया जाएगा। यह डर है, यह अफवाह है कि वह कहीं अवैध तरीका जो गैर कानूनी तरीका है वो तो अपनाने की स्थिति नहीं बन रही है चुनाव में। क्योंकि वह सब जान गया है कि बैकफुट पर बीजेपी है। और अब यही डर पैदा हो रहा है उनके आने से कि कुछ कहीं गलत तो नहीं होगा। ईवीएम की चर्चा भी थोड़ी बहुत चल रही है कि ईवीएम, मुझे अभी तक भरोसा है कि ईवीएम खराब नहीं है, लेकिन ईवीएम पर भी संदेह अब होने लगा है कि जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ कम हो रहा है और कहीं यह अमित शाह यानी केंद्रीय सरकार की ओर से कुछ अतिरिक्त दुस्साहस तो नहीं होगा, और इसका डर पैदा हो रहा है। मोदी की छवि बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत अच्छी नहीं है, कोई असर नहीं है, उनका कोई जादू यहाँ काम नहीं कर रहा है। यह बात सही है, कोई जादू काम नहीं कर रहा। ये मेरा अपना आकलन है, मैं जो देख रहा हूँ उनसे बातचीत करते हुए। और एक चीज और कहेगा, वो जो बीजेपी के समर्थक भी हैं कहते हैं कि सब जगह आ जाए बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल में उसे आने देने से बंगाल का समाज खराब हो जाएगा, यानी बंगाल में उसे नहीं आने देना है। यह एक औसत यहाँ की मानसिकता है, बीजेपी को बंगाल में आने देना कोई है। अब तो हिंदी भाषी भी उनकी संख्या भी बढ़ने लगी है, जो में जो तृणमूल के सपोर्ट में आने वाले हैं वो भी बढ़ गई है, यह मेरा मानना है। और हिंदी जो उर्दू भाषी मुसलमान हैं, जो हिंदी प्रदेशों के मुसलमान हैं, वो भी नहीं देने वाले हैं, वो तो एकदम नहीं देंगे। मुसलमान का वोट तो एकदम नहीं पड़ेगा बीजेपी को, और वो टीएमसी को ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो CRR है, NRC है, इसके कारण उनमें एक शक तो पैदा हो गया है, और वो तो नहीं देंगे। और यहाँ का जो सामान्य बंगाली समाज है वो भी नहीं देगा। आप सुरेश खन्ना जी, जी अब आप
यहाँ इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए कि आशुतोष जी की पश्चिम बंगाल में मेरा सीधा सवाल है कि वहाँ जातिवाद नहीं है, ये नहीं था, लेकिन जो पूरे हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ जातिवाद तो नहीं था लेकिन ब्राह्मणवाद था, जो जी बंगालीपन में सबसे ज्यादा हावी था। वो अब किसकी तरफ है? ये खन्नाड जी को 3 मिनट में ही आप अपनी बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। 3-4 मिनट का ही समय है, इसका एकदम संक्षिप्त बोलना पड़ेगा खन्नाड जी को। जी दो जी तीन जी बात कहूँ मैं। हाँ रख दो तीन दीजिए बात कहूँ। रख दीजिए। वहाँ का ममता के आने के बाद जो वहाँ का जो समाज है, बैकवर्ड समाज, जो सुयेश जी ने कहा, जो पिछड़ी जाति के जो लोग थे, उसमें एक चेतना तो आई है। उस पिछड़ी जातियों में एक चेतना का संचार हुआ है। और ब्राह्मणों को थोड़ा कष्ट तो है, ब्राह्मण जो है वो उनको कष्ट है। और इस कष्ट, क्योंकि उनका जो वर्चस्व रहा है सरकार पर, नौकरी पर, बौद्धिकता पर, इस बहस में इसमें थोड़ा हिस्सेदारी उनकी कमी है। और कॉलेजों में, स्कूलों में जो गैर ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, उनकी संख्या बड़ी है, मुसलमान की संख्या बड़ी है। और इसके कारण ममता के साथ जो पिछड़ी जाति के लोग और मुसलमान जो हैं, वो इसलिए भी खड़े हैं कि उनके कारण उनको स्थान मिला है। दृष्टि रहे या नहीं रहे ममता के पास, लेकिन उनके उपस्थिति के मात्र से ही समाज में एक चेतना आई है और हिस्सेदारी बढ़ी है। नौकरी में, स्रोत पर, संसाधनों पर हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके कारण वो तो है। ब्राह्मण जो बौद्धिक वर्ग है, इसमें बीजेपी का असर दिख रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि या तो वो वामपंथी थे और अब उन पे एक भारत का जो अतीत, भारत के, मुझे बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, बहुत कायदे से आती हैं। बीजेपी का कहीं समर्थन नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत कायदे से चिंता जाहिर की जाती है दुनिया में, कैसे भारत का नामो निशान खत्म हो जा सकता है और कैसे उसको सस्टेन करना है। आशुतोष जी, अब मौका थोड़ा सा इनको दीजिए, खन्नाड जी को दीजिए। जी नहीं, आशुतोष जी की बातें काफी अभी के ताजा तरीन होने के कारण कोई हर्जा नहीं, उन्होंने ही ज्यादा कहा। तो अभी का वर्तमान बंगाल का जो रूप है उन्होंने अपने ढंग से रखा है। एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, बंगाल में मैं हिंदू हूं, इसका एहसास इतिहास के क्रम में पहली बार बीजेपी या आरएसएस ने दिलाने का एक काम किया है। और वो काम हमारे जैसे सेकुलर एक्टिविस्ट के लिए बहुत ही मतलब दुखद है, बहुत ही आगे के आने वाले संकट के लिए भयावह है, क्योंकि उसी अनुपात में संभव है बहुत बड़ा, भारत के सबसे ज्यादा अनुपात में मुसलमान बंगाल में आज भी रहते हैं बंटवारे के बावजूद। 3 करोड़ से ऊपर मुसलमानों की आबादी है और ये 3 करोड़ सीरिया, इराक जैसे मुल्कों से भी ज्यादा संख्या है, बहुत बड़ी साइजेबल संख्या है मुसलमानों की। और ऐसे प्रदेश में एक तरह का ध्रुवीकरण की राजनीति को गति बीजेपी देने में कामयाब हुई है। और दूसरा कोई एजेंडा हो न हो, गैस का दाम हो या कोई बैंकों का कुछ भी, आशुतोषों का जो भी कुछ हो, इन सब चीजों के बावजूद हिंदुओं को हिंदू होने का एहसास दिलाने वाली जो आरएसएस की या बीजेपी की जो मूल भूमिका रही, उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। ये मेरा खुद का अपना आकलन है। वो गलत निकले तो मुझे खुशी होगी, और आशुतोष का जो आकलन है वो सही निकले तो मुझे और खुशी होगी। लेकिन मैं 50-50 के डर में हूँ। मुझे नहीं लग रहा, मैं ऐसा निश्चिंत नहीं हो सकता हूँ जैसे निश्चिंत रूप से आशुतोष जी ने रखा। मुझे भी सुनते हुए बहुत सुखद अनुभव हो रहा था कि उनके मुंह में घी शक्कर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में मुझे थोड़ा मन में संशय है कि आज भी फाइट बहुत बराबरी की है, और एकदम बहुत बराबरी की फाइट है। और किनारे किनारे पे आने वाला है। जो दल को 2% भी वोट नहीं मिलते थे, वो दल आज बंगाल का कम से कम सेकंड तो पक्का है, आज ही है। ऑलरेडी उनके 18 सांसद है, इस पर से तो और क्या प्रमाण मैंने देना चाहिए। लेकिन विधानसभा में भी शायद वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, अगर जो भी सत्ताधारी दल होगा, उसके बाद में सत्ताधारी दल